हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है केश, दंत और नख शरीर। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो इसकी वेटेज जो है 4 मार्क्स की होती है। एक बार बुक से आप ज़रूर रीड कर लेना। और बाकी मैंने नोट्स बना रखे हैं, इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर किया जो NCSM के सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसे रीड कर लेना कि क्या क्या हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है पंचभौतिक स्वरूप की बात करें। क्या है? देखो, पंचभौतिक स्वरूप क्या रहता है, हम क्या बात करें, केश, दंत और नख शरीर। तो पंचभौतिक स्वरूप क्या रहता है, आयुर्वेद सिद्धांत, उसमें 5 भौतिक सिद्धांत ग्रहण। सारे द्रव्य जो है 5 भौतिक होते हैं। जैसे कुछ है, कुछ महाभूत प्रधान होते हैं और कुछ अप्रधान होते हैं, मतलब कुछ जो है प्रधान है और अप्रधान है। तो देखो, बेसिकली क्या रहता है कि जैसे मेद में जो है पृथ्वी और जल होता है, मतलब 5 भौतिक वो बता रहे हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनका 5 भौतिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एग्जैक्टली। तो मेद में पृथ्वी और जल है, अस्थि में पृथ्वी और वायु है, मज्जा में जल है, ठीक है। और उसमें क्या रहता है, देखो, अस्थि क्यूब धातु दंत है, ठीक है। तो दंत क्या है, अस्थि क्यूब धातु दंत होती है। तो ये भी उसी से बनेगी, पृथ्वी और किससे, वायु से। और केश जो है वो मज्जा क्यूब धातु है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आ जाता है यूजुअली, ठीक है। तो ये जो है जल से बना है, क्योंकि मज्जा भी जल से बना है। उसके बाद क्या रहता है, नख जो है वो मल होता है किसका, अस्थि का। तो अस्थि क्यूब धातु दंत है और इसका मल क्या रहता है, नख है, ठीक है। तो इसका मल हो गया नख और रोम हो गया, ठीक है। तो ये 5 भौतिक स्वरूप की बात हो गई, किस किस की, केश, दंत और नख की। क्लियर है? उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद इसके स्वभाव की बात करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्वभाव। तो देखो, स्वभाव की बात करें तो चरक के अकॉर्डिंग केश, दंत और नख, इसमें क्या रहता है, पितरज भाव से उत्पत्ति होती है। पितरज भाव हमने पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं पितरज भाव, जो कठोर होते हैं, जो पिता से हमें प्राप्त होते हैं शुक्र और शोणित के संयोग के टाइम पे। तो चरक क्या हो गया, केश, दंत और नख है। तो गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले जरायुज प्राणी, ठीक है। तो क्या रहता है, गर्भाशय से उत्पन्न होने वाले जरायुज प्राणी, उसी को क्या कहते हैं, ये रहता है। तो पिता के तो क्या क्या होते हैं वो भाव की बात करें तो केश, श्मश्रु, नख, रोम, दांत, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनी, वीर्य, ये सारे चीज़ें ग्रहण होती है। क्लियर है? उसके बाद बात करें, स्वभाव की बात हो गई और 5 भौतिक संगठन की बात हो गई। नेक्स्ट आता है प्रकृति और विकृति की बात करें। प्रकृति और विकृति की बात क्या रहती है, तो इसमें क्या रहता है, देखो, सबसे पहले आता है दंत। दंत में क्या रहता है, आयुर्वेद में दांतों को अस्थि माना गया है। आयुर्वेद में दांतों को अस्थि माना गया है। कौन सी अस्थि अगर बात करें तो रोचक अस्थि होती है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। विस्तृत वर्णन अष्टांग हृदय और काश्यप संहिता में दिया गया। इसमें यहाँ पे छोटा सा वो श्लोक टाइप आता है, सुश्रुत ने दिया है, दशनास्तु रुचकानी, ठीक है, यानी रुचिक अस्थि रहती है और उसमें वो रहता है। तो दंत जो है वो रुचक तेजस्वी अस्थि है। दंत को क्या बोला गया, अस्थि से कंपेयर किया, और कौन सी अस्थि है, तो रुचक अस्थि है हमारी। नेक्स्ट आता है, इसमें टॉपिक आता है दांत उत्पन्न होने के काल क्या रहता है। तो देखो क्या होता है, जो दीर्घायु बच्चे होते हैं उसमें 8वें मास में जो है उत्पन्न होते हैं दांत, मतलब 8th मंथ में होते हैं, और इसके बाद होते हैं 8वें महीने में, या इसके बाद उत्पन्न होते हैं दीर्घायु बच्चों में। और जो दूसरे बालक होते हैं उसमें 4थे मास में, 4th मंथ में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बहुत छोटी उम्र दांत निकलने के कारण, मतलब बहुत छोटी उम्र में जिनके दांत निकल जाते हैं, निकलने के कारण उत्पन्न वेदना से पीड़ित बालकों में धातु जो है वो पूरा बलवान नहीं हो पाता। यानी छोटी उम्र में अगर दांत निकल जाते हैं तो उसमें वेदना होती है, पीड़ित, जब कम एज में दांत निकल जाते हैं तो बहुत पेन होता है, और उसमें धातु जो है वो पूरी तरह से बलवान नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है बालक के दूध के दांत जो है गिरने का काल क्या है, कि दूध के दांत कब गिरते हैं। तो बालकों के क्या रहता है, बालक का जिस मास में जो दांत उत्पन्न होता है वह उस वर्ष गिरता है। प्रायः 8वें साल से पहले दांत निकल आते हैं, ठीक है। तो 8 साल से पहले पहले सारे दांत निकल आते हैं, उसी में वो रहता है। तो जिस मास में दांत उत्पन्न होता है उस वर्ष में गिरता है, यानी क्लियर है। नेक्स्ट आता है इष्ट शरीर के लक्षणों में दांत का लक्षण क्या रहता है। इष्ट शरीर के लक्षणों में दांत क्या रहता है, प्रमाण से बड़े, पतले, स्निग्ध, शुक्लवर्णी, मतलब दांत के बारे में बता रखा है कि क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। तो प्रमाण से बड़े होते हैं, पतले होते हैं, स्निग्ध हैं, शुक्लवर्णी, घन, भिन्न, मित्रता मजबूत होती है, संपृष्ट होती है। क्लियर है? दंत मूल क्या रहता है, देखो, गुड़ गहरे, मतलब इसके क्या क्या लक्षण बता रखे हैं दंत मूल के। गुड़ क्या रहेगा, ये गुड़ गहरे, बाहर से दिखाई न देने वाले। नेक्स्ट आता है दंत विषयक अरिष्ट क्या होता है। तो देखो क्या रहता है, अगर रोगी के दांत मल से लिप्त हो, अधिक दंत विषयक अरिष्ट, अगर रोगी के दांत मल से लिप्त हो, अधिक श्वेत हो, तथा दांतों पर शर्करा जमी हुई हो, शर्करा क्या होती है, शुगर, जमी हो प्रतीत हो, तो गतायु समझना चाहिए। तो ये विषयक अरिष्ट हो गया दांत के। उसके बाद देखो, एक मैंने टेबल बनाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें बताया है कि दंतगत क्या क्या रोग होते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 रोग हैं, और उसमें कौन सा दोष होता है और उसके लक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, वाइवा में भी पूछा जाता है और आपका
उसमें अब भी आ जाएगा, MCQs में भी ये क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो देखो पहले रोग की बात करें तो क्या है, दालन, कृमि दंत, दंतहर्ष, भज्जनक, दंत शर्करा, कपालिका, श्याव दंत, हनुमोक्ष। दालन क्या रहता है, अब देखो एक एक करके बात करते हैं। दालन जो है वात से उत्पन्न होता है और इसमें लक्षण होते हैं दांतों का फटना, यानी तीव्र रूजा रहती है, दांत इसमें फटने जैसा रहता है, बहुत पेन होता है इसमें, रूजा पेन होता है। उसके बाद कृमि दंत में क्या रहता है, वातज, स्त्रावी है, महारूजा और काल रंग रहता है। ये लक्षण है इसके, महारूजा, काला रंग हो जाता है इसमें कृमि दंत में। दंतहर्ष वात से उत्पन्न होता है, तो मोस्टली वात से उत्पन्न है पहले तीन। तो शीत और उष्ण जो है इसमें क्या रहता है, अस्पर्श रहित रहता है ये। नेक्स्ट आता है कफ तथा वात से क्या रहता है, कफ तथा वात से रहता है भज्जनक, दंत भंग है, तीव्र रूजा और इसमें क्या रहता है, इसमें टेढ़ा भी हो जाता है दांत। दंत शर्करा में कोई दोष नहीं होता, इसमें जो है लक्षण की बात करें तो दांत जो है सौंदर्य नष्ट हो जाता है दांतों का। कपालिका में पूर्वोक्त जमी शर्करा के कारण होता है दोष और इसमें दंत वलक नष्ट होता है, लक्षण है इसके कपालिका के। श्याव दंत में रक्त और पित्त से होता है, श्याव नीलवर्ण के दंत। हनुमोक्ष क्या रहता है, वात से, हनुसंधि, विघ्न और अर्दित वाले लक्षण हो जाते हैं। तो ये वाला टेबल आप ज़रूर ध्यान से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम नख की, तो हमने किसकी बात कर ली, दांत की बात कर ली। उसके बाद आते हैं नख की बात करें तो देखो नख में क्या रहता है, नख जो है वो क्या क्या रहता है, स्थिर है, गोलाकार होता है। नख यानी नाखून, नेल्स, क्लियर है, नेल्स है, ठीक है। तो स्थिर, गोलाकार, चिकने, ताम्रवर्ण के, लाल होते हैं, ऊंचे उठे हुए तथा कछुए की खोपड़ी के तरह उतार चढ़ाव युक्त नख उत्तम होता है, ठीक है। इसमें रहता है, अब नख के विषय गरिष्ठ की बात करें, हमने दांत की भी बात करी, तो सब में सेम पॉइंट्स है, सबकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, रोगी के नख जो है यदि मांस तथा रक्त से शून्य प्रतीत हो तथा पके जामुन फल सदृश वर्ण के हो गए हों तो रोगी का गत प्राण जो है समझना है, क्लियर है। यहाँ पर उपरोक्त वर्ण जो है वो क्या बोला गया, साइनोसिस का घोतक है, ठीक है। तो ये हो गया इसके विषय गरिष्ठ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है नखगत रोग क्या होते हैं, कि नाखून से रिलेटेड क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चिप, पित्त तथा वात नख मांस से, उसमें भी हमने बात करी थी क्या क्या रोग होते हैं, दांत में टोटल 8 थे। चिप क्या रहता है, पित्त तथा वात नख मांस में अधिष्ठित होकर पीड़ा, जलन तथा पाक उत्पन्न होता है, जिसे हम चिप रोग कहते हैं। इस और क्या कहते हैं, उपनख भी कहते हैं, शत रोग भी कहा जाता है। दूसरा रोग आता है कुनख, ठीक है। इसमें 2 रोग है, नख से रिलेटेड 2 रोग हैं और दांत से रिलेटेड 8 रोग हैं। ये आप नंबर भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो चोट लगने से क्या रहता है, कुनख में चोट लगने से प्रदुष्ट नख रुक्ष, काला तथा कठिन हो जाता है, जिसे कुनख कहते हैं और कुलीन भी कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है केश की बात करें तो देखो केश में क्या रहता है, केश जो है वो क्या रहता है, एक एक केश जो है अलग अलग निकले हो, मृदु, अल्प, स्निग्ध तथा जिनका फूल दृढ़ हो तथा काले हों, ऐसा प्रशस्त माने गए हैं, मतलब आइडियली ऐसे होने चाहिए। उसके बाद बात करें अब इसके विषय गरिष्ठ क्या रहते हैं, तो इसके विषय गरिष्ठ होते हैं कि रोगों के केश, ठीक है, और रोम को पकड़कर खींचने पर केश रोम उखड़ जाएं तथा वेदना ना हो तो गतायु समझना चाहिए। उखड़ जाएं और वेदना ना हो तो गतायु समझना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद क्या रहता है, आयुर्वेद में वर्णित अष्टनिंदित पुरुष के अंतर्गत अतिलोम तथा अतिलोमा पुरुष का वर्णन है, अतिलोम वाला और अतिलोमा पुरुष का वर्णन है, जो कि मेद धातु के अंतर्गत समाहित होता है, क्लियर है, मेद धातु के अंदर समाहित होता है। नेल्स तो कहाँ पे होते हैं, स्किन के अंदर ही होते हैं ना, मेद धातु के अंदर समाहित होता है, यानी उसमें के अंदर सिचुएटेड होता है। अब केशगत रोग की बात करें तो हमारे पास टोटल 4 रोग हैं, ठीक है। तो देखो इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला रहता है खालित्य, तो नाम पहले बता दूँ, खालित्य, वारुड़क, अरुंशिका और पालित। तो खालित्य क्या रहता है, वात पित्त के साथ मिलकर, तो सारे दोषों की, ये वात पित्त कफ के से ही एसोसिएटेड सारे दोष होते हैं, चाहे नख हो, केश हो या दंत हो, ठीक है। तो वात पित्त के साथ मिलकर रोम कूपों में जाकर केश को गिरा देता है, पश्चात रक्त के साथ कफ मिलकर रोम छिद्र को बंद कर देता है, ठीक है। और इससे क्या रहता है, इंद्रलुप्त, खालित्य तथा रुच्य कहा जाता है। तो इसके पर्याय हैं, पर्याय भी ध्यान में रख सकते हो तो रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वारुड़क की बात करें, वारुड़क में क्या रहता है, तो देखिए वारुड़क में क्या रहता है, तो वारुड़क में कफ तथा वात के प्रकोप से केशों का स्थान कठिन हो जाता है। तो कफ तथा वात के प्रकोप हो जाता है, उससे केशों का स्थान कठिन, कंडुयुक्त, रुक्ष तथा क्या रह जाता है, दशयुक्त हो जाता है, क्लियर है। इसी को क्या कहते हैं, वारुड़क, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, इसमें अरुंशिका की बात करें, कफ, रक्त तथा कृमि के कारण सिर में अनेक मुख वाली तथा क्लेद युक्त पीड़िका होती है, जिसे अरुंशिका कहते हैं,
क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। पालित क्या रहता है? क्रोध, शोक तथा श्रम एवं शरीर ऊष्मा से प्रकोपित पित्त केशों को पकाकर जो है वो क्या करता है? पलित रोग की उत्पत्ति करता है। तो ये चारों डिजीज़ हो गई किससे? केश से रिलेटेड। तो देखो करिकुलम के अकॉर्डिंग इतना है, तो 4 मार्क्स का आता है, तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी वीडियो के साथ हमारा आयुर्वेद का जो पोर्शन है एनाटॉमी का वो पूरा कंप्लीट होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए।